नमस्कार, मैं शरद। आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कल ही मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था। उसमें मैंने देखा कि कुछ लोगों ने एक गर्म पानी में एक मेंढक डाला। जब वो मेंढक उसके अंदर डाला तो वो मेंढक उस गर्म पानी से उछलकर बाहर निकल गया। मगर कुछ देर बाद उन्हीं लोगों ने उस मेंढक को फिर लाया और एक ठंडे पानी में रखा और वहाँ पर वो मेंढक रुका हुआ था। और नीचे से फिर उन्होंने जो है धीरे धीरे उस पानी को गर्म करना शुरू कर दिया, पर मेंढक बाहर उछल कर नहीं गया और वो जो है उस पानी में अपने आप को ढालता गया धीरे धीरे। एक समय ऐसा आया कि वो जो मेंढक है वो उबल गया और वो मर चुका था उस पानी के अंदर। आज अगर हम देखें तो जो जनता की जो एक परिस्थिति जो है सरकार ने कुछ इस तरीके से करके रखी हुई है। हम प्रतिदिन देख रहे हैं कहीं ना कहीं रोज दर्जनों से लोग मर रहे हैं। कई जगहों से खबर भी आ रही है। आज इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप। आज हम इससे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से सारे मामले बन रहे हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र प्रताप, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल पर। जी आप सभी लोगों को नमस्कार। जी जय भीम। जी धीरेन्द्र प्रताप जी, मुझे ये बताइए, अभी हम जैसे देख रहे हैं कि सरकार ने अभी 2 दिन पहले की बात है, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 20 लाख करोड़ का एक पैकेज जो है जनता के लिए जारी किया था। आखिर क्या मामला है ये, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? जी देखिए, एक तरफ सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का घोषणा किया जी, दूसरे तरफ इस बात पर बार बार जोर दिया कि आत्मनिर्भर बनिए, और अंतिम में जाते जाते वो हल्के से कह के गए कि कल जो है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं वो इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में बताएंगी। निर्मला सीतारमण जी अगले दिन आती हैं और वो कहती हैं कि 13 लाख करोड़ ऑलरेडी उन्होंने खर्च कर दिया। जी, बाकी के जो 7 लाख करोड़ हैं वो खर्च किए जाएंगे। आत्मनिर्भर बनो भारत, इसके पहले मोदी जी ने क्या कहा था? इसके पहले वाले भाषण में उन्होंने कहा था कि आप मास्क के जगह, कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क के जगह गमछे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो जानते हैं कि पिछले 6 सालों के दौरान उन्होंने देश के जो खजाना उसको इतना बुरी तरह से प्रभावित किया, खाली कर दिया, बदहाल कर दिया है देश को, कि वो देश की जनता को मास्क नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप गमछा का इस्तेमाल करिए। दूसरा, इस बात को बोलने से, 20 लाख करोड़ का पैकेज बोलने से पहले मोदी जी ने कहा कि अब लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाएंगे वो, क्योंकि जो क्वारंटाइन सेंटर बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे थे उसके नाम पर ये किसी को शौचालय में बंद कर दे रहे थे, किसी को स्कूल में बंद कर रहे थे, और वहां पर न खाने की कोई व्यवस्था थी न रहने की कोई व्यवस्था। क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना का निगेटिव मरीज है कि पॉजिटिव मरीज है, या केवल इस आधार पर उसको क्वारंटाइन किया जा रहा है वो बाहर से आ रहा है, इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं। तो मोदी जी ने कहा कि अब क्वारंटाइन सेंटर नहीं होगा, अब आप घर में खुद को क्वारंटाइन करिए। तो ये, और फिर अंतिम में उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए। तो आप खुद से मास्क लगाइए, खुद से क्वारंटीन करिए, खुद पैदल चल करके आइए, खुद से लोगों का पेट भरिए, खुद से दूसरों की मदद करिए। सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी। इसका सीधा सीधा मतलब है, आत्मनिर्भर भारत योजना का मतलब यही है कि सरकार ने अपना हाथ खड़ा कर दिया है। जी, तो जैसे अभी आप बता रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो उन्होंने अपने उन्होंने लोगों को अपील किया, जो लोगों को बात बताई, और उन्होंने धीरे से ये भी कहा कि कल इन सब के बारे में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है आकर इसके ऊपर बात कहेंगी, और उन्होंने बताया कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा खर्च हो चुका है। तो मेरे पास एक ऐसी सारी बातें हवाई है। आरटीआई को पहले से कमजोर कर दिया गया है, क्योंकि कैसे मेरे पास कि हम झूठ बोलेंगे तो झूठ पकड़ा नहीं जाएगा। आप सोचिए कि अगर 13 लाख करोड़ खर्च हो चुका है तो हमारे मजदूरों से जो चेन्नई से गोरखपुर आना चाहता है उससे 3 से 4 हजार रुपया क्यों वसूला जा रहा है? श्रमिक आप स्पेशल ट्रेन उसका नाम दे रहे, होर्डिंग लगा के प्रचार कर रहे हैं और 3 से 4 हजार रुपया वसूल रहे हैं। तो 3 से 4 हजार रुपया अगर मजदूर के पास होता तो वो चावल और चटनी खा करके वो रह सकता है, 1.5 महीने 2 महीने रह सकता है 3,000 4 हजार रुपया में। बिल्कुल। उसके पास पैसा नहीं है, वो भूखे मर रहा है, तभी ना वो 1000 किलोमीटर की यात्रा करके सोच रहा है कि अगर हमको मरना ही है तो हम अपने परिवार वालों के साथ जा करके मरेंगे, इसलिए वो हजारों किलोमीटर सड़कों पर चल रहा है।
तो ये जो 13 लाख करोड़ का ये केवल जुमला है, वो पिछले 15 लाख रुपए की तरह। नहीं, जैसे जानकारी में ऐसा भी आ रहा है कि जो सरकार ने जो पैकेज जो बनाया जारी किया था उसमें से सरकार ने जो है 15.4 लाख करोड़ जो है वो, जैसे अभी सरकार ने पहले भी जैसे घोषणा किया था कि जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उन लोगों को जो नुकसान हो रहा है उन लोगों को ये दिया जाएगा, ये पैसा दिया जाएगा, ऐसा मेरे पास एक जानकारी है। क्या इसको क्या कहेंगे आप ये बताइए कि अगर फैक्ट्रियों को स्टेब्लिशमेंट करने के लिए या घाटे से उबारने के लिए मोदी सरकार पैसा दे रही है, तो फिर इन्होंने श्रम कानूनों को समाप्त क्यों किया? बीजेपी शासित सभी राज्यों में 3 वर्षों के लिए श्रम कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। हाँ। काम के घंटे 8 से 12 किए जा रहे हैं, केवल ये कारण बता करके कि कोरोना महामारी से जो औद्योगिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए अब मजदूरों को ज्यादा मेहनत करना होगा। तो एक तरफ आप आर्थिक पैकेज दे रहे हैं फैक्ट्रियों को, फिर उनको श्रमिकों को सौंप दे रहे हैं कि आप उनसे वो बंधुआ मजदूरी कराएं। तो अगर आप पैसा उनको दे रहे हैं तो ये मजदूरी के घंटे क्यों बढ़ाया जा रहा है उनके साथ? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक बात भी है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो श्रम कानून, जो पुराना श्रम कानून था उसको ये रद्द करके नया श्रम कानून लाया है, और उस नए श्रम कानून के मुताबिक जो है, जो पहले जो 8 घंटे की जो ड्यूटी होती थी उसको 12 घंटे कर दिया है। हाँ। देखिए, ये उद्योगपतियों की सरकार है। मोदी जी की सरकार जो आई थी उसको उद्योगपतियों ने उनका चुनाव फाइनेंस किया था, और बखूबी वो देश की सारी संपत्तियों को बेच करके, देश के सारे ठेके उनके नाम करके अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। जो श्रम कानून की स्थिति है, हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने श्रम कानून दिया है देश को, उसके वजह से श्रमिक एक मजबूत स्थिति में था। जब भी उसके ऊपर कोई अत्याचार उत्पीड़न होता था या उसकी सैलरी कम दी जाती थी या न्यूनतम वेतन उसको नहीं दिया जाता था, तो वो उसके माध्यम से आंदोलन कर सकता था। इससे इनको बड़ी दिक्कत थी, इनके जो उद्योगपति दोस्त था उनको बहुत दिक्कत थी। ये सरकार श्रम कानून खत्म करने का बहाना खोज रही थी पहले से। जो हमारी फैक्ट्रियां हैं और जो बड़े उद्योगपति, वो पहले से ही इन श्रम कानूनों का पालन नहीं कर रहे थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर इन श्रमिक कानूनों को बहुत पहले से खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल। अभी जो कोरोना लेकर के मोदी सरकार आई है, याद रखिए मैं कह रहा हूं कि लेकर के आ गया, ये देश में आए नहीं, लेकर के आ गया, लाई है। इसके बहाने से ये श्रम कानून को खत्म करके देश में फिर से बंधुआ मजदूरी को स्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए, माइग्रेंट प्रवासी मजदूरों में आप पूछिएगा तो उसमें एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग ही हैं 90-95%। बिल्कुल। बाकी 5% में ही अन्य वर्ग के लोग हैं। तो ये बंधुआ मजदूरी मेरे देश में फिर से एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश हो रही है। इस नाते इन श्रम कानूनों को खत्म किया गया। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा। जैसे आपने मुझे अभी आपने बताया कि लेकर आई है मोदी सरकार, जो है इस कोरोना वायरस को लेकर आई है। आप एक कितने, मतलब इतने परफेक्ट कैसे कह सकते हैं? देखिए, मोदी जी बहुत चतुर व्यक्ति हैं, और उनको छोटी मोटी घटना भी दुनिया में होती है तो बड़ा उस पर वो रहते हैं। ट्रम्प उनके दोस्त हैं, ठीक है। अहमदाबाद में आज सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या है। वहां 2000 लोगों की अगर टेस्टिंग हो रही है तो 2000 में से 3000 लोगों की, तो उसमें से 1000 पॉजिटिव निकल रहे हैं। आप सोच लीजिए अहमदाबाद की स्थिति कितनी खराब है। यही वो अहमदाबाद है जहां पर नमस्ते ट्रम्प इवेंट हुआ था। उसके बाद जब हमारे डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया, उसके बाद इन्होंने नमस्ते ट्रम्प इवेंट कराया जिसमें भारी संख्या में विदेशी लोग आए। मोदी जी ने झूठ बोला कि हमने सभी एयरपोर्टों को जो है सैनिटाइजेशन किया था और वहां पर जांच कर रहे थे। झूठ बोला। कनिका कपूर आपके सामने बड़ी उदाहरण है। मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद तक इन्होंने कोरोना को हमेशा अवॉइड करके रखा। राहुल गांधी स्वास्थ्य मंत्री को ट्वीट करके बोलते हैं कि नहीं, कोरोना को आप सीरियस लीजिए। लेकिन इन जो 2 महीनों का समय था भारत के पास, देश के पास था, उन 2 महीनों के समय में केवल और केवल एयरपोर्ट को हमारे सील किया गया होता तो ये कोरोना हमारे देश में नहीं आया होता। और कोरोना का फायदा आप देखिए किसको सबसे ज्यादा हो रहा है। कोरोना आने के बाद से लोगों ने जो रोजगार पर सवाल खड़ा किया था वो पूछना बंद हो गया। लोगों ने जो सैनिकों की बॉर्डर पर हत्या का सवाल खड़ा किया था वो पूछना बंद हो गया था। जो करप्शन मोदी सरकार ने किया है, जो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, रेल, सेल, भेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये बिक रहा था, एयरपोर्ट बिक रहा था,
उस पर जब जनता सवाल करती, ये सारे सवाल आज खत्म हो चुके। और जैसे फिर से अब सारा सवाल हाँ, कोरोना के नाम पर आ गया। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ये कहता हूं कि मोदी जी ने कोरोना को देश में ले आया है ताकि वो अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके। तो मुझे ये कहना है कि जैसे अभी आप बता रहे हैं कि नमस्ते इंडिया के नाम से जो है गुजरात में ट्रम्प को लाया गया, अभी अगर वहां पर अगर लाया तो नंबर 1 पर तो उसे होना चाहिए था ना कि महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र क्यों 1 नंबर पर है? महाराष्ट्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मालूम है, सबसे ज्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री आते हैं वो हमारे मुंबई के एयरपोर्ट पर ही आते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जब दुनिया के एयरपोर्ट सील हो रहे थे, यहाँ पर जब आवाज उठाई तो पूरी दुनिया के लोग कोरोना का टेस्ट कर रहे थे, अपने यहाँ आने वाले लोगों का उनका इन्फेक्शन टेस्ट कर रहे थे। पीपी किट उपलब्ध था उनके चिकित्सकों के पास। हमारे देश में कोरोना टेस्ट के नाम पर केवल थर्मल स्कैनिंग हो रही थी, जिसका मतलब होता है कि आपको बुखार है या नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? मतलब वो जो मशीन एक छोटा सा ले करके ऐसे सर के सामने लगा दे रहे हैं और उसको थर्मल स्क्रीनिंग कहते हैं। लेकिन हमारे देश की जनता बोली है, वो सोच रही है कि जितने लोग आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट हो रहा है। कोरोना टेस्ट नहीं है, वो केवल बुखार नापने वाला यंत्र है। किसी को सामान्य बुखार भी हो सकता है। ठीक है, तो इस नाते हम कह रहे हैं कि मोदी जी ने कोरोना को देश में ले आया है, हमारे देश में लाया है। अगर वो देश में कोरोना को नहीं लाना चाहते, आप सोचिए जब इन्होंने पहले दिन जनता कर्फ्यू की बात की, उसके तुरंत बाद इनको थाली और ताली बजवाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, क्योंकि वो चाहते थे कि जो कोरोना के मरीज हो एक दूसरे से मिल करके थाली और ताली के माध्यम से सड़कों पर उतर करके एक दूसरे को फैलाएं। उसके बाद भी कोरोना नहीं रुका। पूरा देश घर में बंद होकर के, पूरा देश क्योंकि समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 6 सालों में देश को खोखला बना चुकी है। लॉकडाउन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे कि हम कोरोना के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। भूखे रह करके हमारे देश की जनता ने लॉकडाउन का पालन किया, लेकिन इन्होंने फिर कोरोना को फैलाने के लिए शराब की दुकानें खोली। बिल्कुल बिल्कुल। और उस पर ये तर्क क्या दे रहे हैं कि हम शराब की बिक्री से जो धन इकट्ठा होगा, जो टैक्स इकट्ठा होगा, उससे देश का खजाना बढ़ेगा और हम कोरोना से लड़ेंगे। अगर आप कोरोना से लड़ने के लिए शराब बेच करके पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपने 68,000 करोड़ रुपया हमारे उद्योगपतियों का इस दौरान क्यों माफ कर दिया? बिल्कुल। 90,000 करोड़ रुपया बिजली का बिल उनका क्यों माफ कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल। शराब बेच करके, शराब की दुकानों को खोल करके इस देश में कोरोना पॉजिटिव और कोरोना नेगेटिव को मिक्स करके कोरोना का संक्रमण बढ़ाना चाहता था। ये सरकार चाहती कि इस देश में लोग कोरोना से मरे, सवाल पूछना लोग बंद करें। हिटलर के तर्ज पर यह सरकार चल रही है कि लोग अंतिम समय में केवल जीने को ही जिंदगी समझ लें, संवैधानिक अधिकार, ह्यूमन राइट्स अधिकार ये सब भूल जाए। मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि सेलिब्रिटीज़ हैं और जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं जैसे टाटा और इन सब लोगों ने जो है सरकार को कई करोड़ रुपए दिए हैं। किसी ने 500 करोड़, किसी ने 100 करोड़ दिए हैं। तो सरकार इसको क्यों नहीं दिखा रही? और ख़ास चीज़ ये है कि हम देख रहे हैं कि जब पहले से ही पीएम रिलीफ फंड था तो फिर पीएम केयर फंड बनाया गया और पीएम केयर फंड बनाया गया और उसके अंदर जो भारत के जो तमाम जो अच्छे जो कमाने वाले लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने इसमें फंड दिया। तो वो क्यों नहीं सामने आ रहा है जनता के? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्रधानमंत्री राहत कोष हमारे यहाँ पहले से था और उसके बाद जब पीएम केयर्स फंड बनाया गया तो प्रधानमंत्री राहत कोष की एक दिक्कत ये थी कि उसमें एक कमेटी होती थी जिसमें विपक्ष का भी एक बंदा शामिल होता था और कमेटी निर्णय लेती थी कि वो पैसा कहाँ खर्च होगा। सीएजी यानी जो कैग है वो प्रधानमंत्री राहत कोष का ऑडिट करती थी कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, उसका हिसाब किताब रखती थी और प्रधानमंत्री राहत कोष को आप आरटीआई के द्वारा सूचना मांग करके ये जान सकते थे कि वो कहाँ खर्च हुआ। तो अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा मांगते तो कल को उनको जवाब देना पड़ता कि वो पैसा कहाँ खर्च होगा। लेकिन जब इन्होंने पीएम केयर्स फंड बनाया और उसको कैग की ऑडिट से बाहर रखा, कैग ने कहा है कि जो इस समिति का अध्यक्ष है जो कि नरेंद्र मोदी है, जब तक वो नहीं चाहता है तब तक कैग इसका कोई ऑडिट नहीं कर सकता है। तो पीएम केयर्स फंड केवल और केवल चोरी करने के लिए, पैसा चोरी करने के लिए और अपारदर्शिता करने के लिए बनाया गया। आपको एक और बात बता दे,
पीएम केयर फंड में उद्योगपतियों से जबरिया पैसा दान कराया गया है। सीएसआर फंडिंग की मान्यता उसी फंड को मिलेगी जो पीएम केयर्स फंड में जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को कोई उद्योगपति अगर पैसा देगा तो उसको सीएसआर फंड नहीं माना जाएगा, यानी कि उसको टैक्सेशन में छूट नहीं मिलेगा। मोदी जी ने जबरदस्ती पीएम केयर्स फंड में डोनेशन कराने की बात की। अगर ऐसा नहीं होता तो वो सीएसआर फंड का बाध्यता नहीं लगाते लोगों के सामने। जी, दूसरा हम देख रहे हैं कि अभी भी जो है हर राज्य में लोग फंसे हुए हैं और सरकार जो है उन्हें लाने की कोई प्रयास नहीं कर रही है, और कुछ लोग जो है कुछ पैदल निकले जा रहे हैं, कुछ अपने साधन से या फिर जैसे भी उनको बन रहा है। इस बीच में हम देख रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है 6 गोंड आदिवासी जो है ट्रेन से कटकर मर गए। उसके बाद फिर बदायूं में जो है कुछ लेबर जो है मरी है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में जो है मजदूरों की मौत हो रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये तो बहुत ही मतलब मार्मिक बात है कि हर मिनट सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट आ रहा है जो आपके आंख में आंसू ला देगा। बिल्कुल, अगर आप इंसान हैं तो आप द्रवित हो जाएंगे। आज भोर में 3 बजे औरैया में एक दुर्घटना हुई है। हमारे शहर गोरखपुर के 24 लोग उसमें मारे गए, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। आज की मैं भोर के 3 बजे की बात कर रहा हूं, और सुबह 9 बजे बाराबंकी में 5 लोगों की मौत हुई कुचल करके। आज की मैं घटना बता रहा हूं। तो ये इतनी बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं और सरकार कह रही है कि वीडियो मत बनाओ। इन्होंने मीडिया को तो खरीद के रखा हुआ है, मीडिया दिखा नहीं रही है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से देश आज जान रहा है, समझ रहा है। लेकिन शुरुआत में आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है ना कि पानी को मेढक को पहले सामान्य पानी में रखा गया और फिर पानी को धीरे धीरे गर्म किया गया, तो देश की जनता को ना वो धीरे धीरे मार रहे हैं। देश की जनता को अब ये एहसास खत्म हो गया है। देश की जनता अब ये महसूस करने लगी है, ये मान चुकी है कि हम वो तानाशाही शासन में जी रही है, क्योंकि आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति की आवाज को कुचल दिया जा रहा है, समाप्त कर दिया जा रहा है। क्योंकि सरकार दारू जो ये है शराब के लिए दुकानें खोल सकती है, और जो है सरकार की खुद की जो अगर हम कहें तो हैदराबाद में अपने ही परिवार के जो एमएलए हैं वो उनका यहाँ पर शादी का प्रोग्राम कहा जाए, या फिर बिहार के औरंगाबाद में कहा जाए, या फिर जो कोरोना का जब मामला था उसी दौरान जो है सरकार ने जो है बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में अपना शक्ति प्रदर्शन किया अपने सभी विधायकों को लेकर। जब सरकार इतना सब कुछ करवा सकती है तो सरकार इन मजबूर जो ये है मजदूर है उनको अपने घर क्यों नहीं छोड़ पा रही है? देखिए, वो उनके पास जो ना एक मंत्र आ गया है कि किसको हराम कहना और किसको हलाल कहना। वो कोई भी काम करेंगे ना तो वो हलाल करेंगे उसको, और जो कोई दूसरा कर देगा तो वो हराम माना जाएगा। शराब की जितनी दुकानें वो अमीरों की हैं, पैसे वालों की है, लेकिन जो चाय की दुकान है छोटी सी गुमटी में चाय बिक रही वो गरीबों की है। गरीब की दुकान नहीं खुलेगी, क्योंकि चाय की दुकान से कोरोना का खतरा है और शराब की दुकान से कोरोना का खतरा नहीं है। ये दुनिया को ये बताना चाहते हैं। अच्छा, मेन बात यही है कि अमीर और अमीर होता जाए, गरीब और गरीब होता जाए। अमीरों के पास आज भी इतना राशन है और इतना पैसा है कि आगे वाले वो 2-3 सालों तक आराम से मौज करके खा भी सकते हैं। आप जिस ट्रेन दुर्घटना की बात कर रहे हैं, पूरा देश रो रहा था, लेकिन यही बीजेपी का आईटी सेल इस बात को प्रचार कर रहा था कि ये लोग शराब पीकर के रेलवे ट्रैक पर क्यों चल रहे थे। यही बीजेपी का आईटी सेल इस बात को प्रचार कर रहा है कि जब मजदूरों को सामान मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे हैं, तो वो क्यों चले आ रहे हैं। ये नहीं प्रचारित किया जा रहा, ये कोई चैनल नहीं दिखाया जा रहा है कि वो भूख से बिलबिला रहे हैं, वो भूख से मर रहे हैं। उनके पास 2 ऑप्शन बच रहा है कि या तो वो कोरोना संक्रमण से चल के मर जाए, या तो वो पैदल चल करके मर जाए। जीने का प्रयास करें तो लोग जीने का प्रयास करके मरने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना का इंतजार करके कोरोना के चक्कर में मौत का इंतजार करके मरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये स्थिति है हमारे देश में। इन्होंने हमेशा से, जब से ये महामारी दुनिया में फैली है, इनको जब जरूरत पड़ा है, एक तरफ जो है ये मध्य प्रदेश में सरकार जब बना रहे थे, विधायकों को जुटा रहे थे, तो वहां पर एक बात उठी थी कि विधायकों की संख्या जब इकट्ठी होगी तो वहां पर कोरोना फैल सकता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपनी सरकार बनाई, वहां पर इन्होंने कोई फॉलो नहीं किया, जैसा कि आपने अभी बताया। तो सरकार कोरोना महामारी को पूरी तरीके से अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहती है और कुछ नहीं। बाकी ये अपना सारा काम कर रहे हैं,
इनको सरकार बनाना हो, इनको किसी एक्टिविस्ट को जेल भेजना हो, इनको किसी पर पाबंदी लगाने हो, इनको मजदूरों का हक मारना हो, ये सारा काम सरकार कर रही है। अभी आप सरकार के खिलाफ कोई पोस्ट लिखिए। हमारे गोरखपुर शहर में एक लड़के ने, एक 20 साल के लड़के ने फेसबुक पर पोस्ट डाला कि हमारा सांसद कहाँ है, गोरखपुर का सांसद कहाँ है, इस महामारी के समय वो जनता के साथ क्यों नहीं है। उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आप सोचिए, ये स्थिति है हमारे देश में। बिल्कुल बिल्कुल। हम देख रहे हैं जिस तरीके से गोरखपुर में आपकी पूरी टीम लगातार लोगों की मदद करने में लगी हुई है, उनको खाना भोजन उपलब्ध करा कर दे रही है। इस सभी को आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? देखिए, हम लोग खुद एक मजदूर वर्ग से हैं और ये जो पूर्वांचल है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ये लेबर बेल्ट कहा जाता है। आप प्राचीन काल से ये लेबर बेल्ट रहा है, आज भी ये मजदूर बेल्ट है, तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और गोरखपुर चूंकि डेवलपिंग सिटी है, हम लोग यहाँ पर लड़ करके एम्स को लेकर के आए हैं। आसपास के मंडल में जो है बहुत पिछड़ापन है, तो वो लोग गोरखपुर कमाने खाने के लिए आते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर यहाँ पर हैं जो जिनके पास आधार कार्ड नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है यहाँ का, वो किराए पर रह रहे हैं, तो उनके सामने बड़ी विकट स्थिति आ गई है। तो हम लोग जिन लोगों के पास, अपने समाज के लोगों के पास अनाज है, उनसे अनाज लेकर के और खाना बना करके उनको भिजवा रहे हैं जी। लेकिन हम उन लोगों को कह रहे हैं कि ये समस्या का समाधान नहीं है कि हम आपको खाना खिलाएं या सरकार आपको खाना खिलाए। हमारा समस्या का समाधान तभी होगा जब हम बाकी लोगों के, देश के अन्य लोगों की तरह खुद से खाना खाने में सक्षम रहेंगे। बिल्कुल। हम सरकार पर आत्मनिर्भर क्यों बने, किसी के रहमो करम पर निर्भर कब तक बने रहेंगे। सरकार आपको कुछ दे रही है तो वो इस नाते दे रही है कि आप इसी में खो जाए, आत्मनिर्भर बन जाए। तो हम लोगों से कह रहे हैं कि आप सरकार से नौकरी मांगिए, जॉब्स मांगिए। बिल्कुल। सरकार से रहमो करम मत मांगिए। और हम जो खाना पहुंचा रहे हैं, हमारा कतई उद्देश्य नहीं कि हम आपको खाना खिलाएं, हम केवल इसलिए पहुंचा रहे हैं कि आप सरकार से पूछिए कि वो उन्होंने पिछले 6 सालों में देश की इतनी खराब स्थिति क्यों कर दी कि आज मजदूर के अकाउंट बैलेंस 0 है, उसके खाते में 0 रुपया नहीं, तो वो भी आज खरीद के खाना खा लेता। वो सड़क पर लाइन लगा करके क्यों खड़ा हो रहा है, वो 3000 रुपए का टिकट क्यों नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि सरकार ने उसकी स्थिति बद से बदतर कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र प्रताप जी। ये थे हमारे साथ में पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप, जो कि अभी भी अपने क्षेत्र में मजबूती के साथ में लगे हुए हैं और उन तमाम मजदूरों के लिए भोजन की और उन सब तमाम चीज़ों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरेन्द्र प्रताप जी, आप हमारे साथ जुड़े। आप सबको धन्यवाद जी। साथ ही में मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा। मेरे पास चाइना से एक वीडियो आया है और वो एक भंते जी ने भेजा हुआ है, जो कि मेरे संपर्क में काफ़ी दिनों से थे। उन्होंने मुझे जानकारी, उस ऑडियो में ये जानकारी दी हुई है कि यहाँ पर जो है अभी भी कोरोना वायरस की कोई दवाई नहीं बनाई गई है, लेकिन उसको कंट्रोल में करने के लिए वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन लोगों ने ये जानकारी दी है कि आप जो है गर्म पानी, गुनगुना पानी पीजिए और गर्म दूध पीजिए, ठंडी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि जो कोरोना वायरस है ये ठंडी में ज़्यादा होता है। इसके लिए आप जो है गर्म पानी का सेवन करें, गर्म खाना खाएं और गर्म दूध पीजिए और साथ ही साथ में प्रॉपरली हैंड वॉश कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। तो यूँ ही बने रहिए MN टीवी से, देखते रहिए MN टीवी। धन्यवाद।